बच्चों आप आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। लेक्चर 3 मैं पहले लेक्चर नंबर 4 लिख दे रहा हूँ ऊपर से बच्चों। आज हमारा क्लास 11 के चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 4 है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों लेक्चर 4। सॉरी, लेक्चर 4 बच्चों। तो लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 3 में बच्चों आप लोगों ने लेक्चर 3 देखा होगा, तो आपने देखा कि लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। हमने लेक्चर 3 में लेंथ, मास, टाइम और एरिया की कुछ प्रैक्टिकल यूज होने वाली यूनिट्स की बात की थी। आज लेक्चर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं, मैंने आपसे कहा था कि इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ठीक है, तीन मेजर टॉपिक की बात होती है बच्चों। अभी तक जो इससे पहले लेक्चर्स में हमने टॉपिक पढ़े वो यूनिट्स पे बेस्ड थे। अब इस चैप्टर में जो रिमेनिंग टॉपिक है वो बेस्ड है बच्चों आपके डायमेंशन एंड एरर पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन में जाने से पहले बच्चे एक बेसिक बात समझो। बिना उसके आपको डायमेंशन में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ठीक है। तो डायमेंशन में जाने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ बच्चों। जैसे आपको याद होगा हमने पीछे के लेक्चर में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने एक यूनिट पढ़ा था एसआई सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि 7 क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और उनकी यूनिट के बारे में पढ़ा था। तो आपने बच्चों डायमेंशन में आगे बढ़ने से पहले ये समझना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या यूनिट्स होती हैं और क्या उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं। बाकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको याद होगा एसआई सिस्टम में हमने 7 क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो जैसे क्वांटिटी होती है लेंथ, एक सेकेंड बच्चों। तो एक क्वांटिटी होती है लेंथ बच्चों। ठीक है। और लेंथ की अगर यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट क्या लिखते हो बच्चों, एम। है ना। लेंथ की एसआई यूनिट को हम क्या लिखते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर बोलते हैं। और कोई आपसे बोले कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ के डायमेंशन फॉर्मूले को एल लिखते हैं, और किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को हम किस में लिखते हैं बच्चों, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, अभी हम अगले टॉपिक में, इसके बाद जो टॉपिक आएगा तो हम तीन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला में भी टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन इस टर्म को हम आगे डिस्कस भी करेंगे बच्चों। तो फिलहाल इतना समझिए कि ठीक है, लेंथ की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। और लेंथ का कोई आपसे पूछे कि डायमेंशन फॉर्मूला लिख दी, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल से हम लिखते हैं, और इस फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। ठीक है। फिर ऐसे ही आपको याद होगा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, मास। मास का आपको याद होगा एसआई सिस्टम में मास को हम किस में लिखते हैं, केजी में। और कोई आपसे पूछे कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए, तो इसे हम लिखते हैं बच्चों एम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है बच्चों। ठीक है। तो एम मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इसकी यूनिट क्या है, केजी है। फिर आता है इसके बाद टाइम बच्चों। टाइम, टाइम की यूनिट आपको याद होगी सेकंड होती है, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक बच्चों। फिर इसके बाद आपको याद होगा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको याद होगा बच्चों, हम क्या बोलते हैं इसको, एसआई सिस्टम में एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बच्चों ए ही होता है। समझ रहे, मतलब किसका, इलेक्ट्रिक करंट
कि यूनिट भी ए जिसे एम्पीयर पढ़ते हैं और इसका डायमेंशन फॉर्मूले को भी ए से क्या करते हैं रिप्रेजेंट, मतलब इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टेम्परेचर, या इसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में टेम्परेचर लिख दे रहा हूं बच्चों। टेम्परेचर आपको याद होगा बच्चों, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट आप क्या लिखते हो, केल्विन, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं और पूरा पढ़ते हैं इसे केल्विन। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। और कोई आपसे बोले कि टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए, तो इसे भी के से लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला अगेन इन दोनों की भी यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, जैसे करंट का सेम था। फिर इसके बाद आता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पीछे हम सब पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब चीजों को अगर आप चेक करने जाते हो तो पीछे के वीडियोस में आप बच्चों चेक कर सकते हो जाके, ये हमने ऐसा ही सिस्टम पीछे पढ़ा था बच्चों। मोल, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बच्चों मोल ही लिखते हैं, इसके डायमेंशन फॉर्मूले को भी मोल लिखते हैं, बस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके बारे में बच्चों मैंने पीछे आपको डिटेल में बताया था बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको कैंडला सीडी लिखते हैं ना बच्चों, याद है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये मैंने कुछ डायग्राम वगैरह के हेल्प से आपको इसको बच्चों एक्सप्लेन किया था, तो पीछे की वीडियो में चेक कर सकते हो। और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सीडी ही होता है बच्चों। तो देखो इन सब बातों से हम, आप एक चीज देख रहे हो बच्चों कि तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके ऐसा यूनिट तो अलग है और फॉर्मूले अलग है। जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला एल है। लेंथ का जो पहली है ना लेटर है, उसको एज अ क्या डायमेंशन फॉर्मूला यूज किया गया है। सिमिलरली मास की यूनिट अलग है, उसका फॉर्मूला अलग है, टाइम का यूनिट अलग है, फॉर्मूला अलग है, लेकिन लास्ट की जो चार क्वांटिटीज है बच्चों, इनकी जो यूनिट है वो इनका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है ना, समझ रहे बच्चों। तो ये बात आपने समझनी है। ठीक है, तो आगे हम इन सबको यूज करेंगे। और इनमें देखो बच्चों, जो स्टार्टिंग जैसे जो मैकेनिक्स के फॉर्मूले होते हैं वो ज्यादातर एम एल और टी पे बेस्ड होते हैं, लेकिन जब आप क्लास 12 के कुछ क्वांटिटीज के फॉर्मूले लिखोगे तो उसमें आपका करंट भी आएगा। मतलब ऊपर की तीन क्वांटिटी मतलब कह लो कि ज्यादा यूज होती है। ठीक है, खैर सभी 7 का यूज है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ इन जनरल कि इनका यूज ज्यादा होता है। ठीक बच्चों, तो डायमेंशन में जाने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लेंथ को हम एल लिखेंगे, मास को एम लिखेंगे, टाइम को टी लिखेंगे। ठीक है, तभी आप डायमेंशन वगैरह समझ पाओगे बच्चों। ठीक है, चलो अब चलते हैं फिर। अब आपने तीन बातें क्लियर करनी है बच्चों, क्योंकि इन बातों का बार बार आपका आगे हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इनका यूज होगा। डायमेंशन, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इनको समझते कि ये क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशन का क्या मतलब है। डायमेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मतलब है डायमेंशन का। ठीक है, देखो डायमेंशन का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढोगे तो डायमेंशन का मतलब एक मेजरमेंट से भी होता है। जैसे कोई आपसे बोले एक रेक्टेंगुलर फिगर है ना, एक रेक्टेंगुलर फिगर कोई भी फिगर है किसी भी रेगुलर शेप का, और बोले कि जैसे आपसे कोई बोले कि रेक्टेंगुलर फिगर के डायमेंशंस बता दिए, तो इन जनरल हम उसमें क्या बताते हैं, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बताते हैं। ठीक है ना, ऐसे कोई आपसे पूछे कि स्फेयर, उसके डायमेंशन बता दिए, तो स्फेयर में मेन पेरीमीटर उसकी रेडियस होता है, हम क्या बताते हैं, उसकी रेडियस बताते हैं। तो इन जनरल डायमेंशन का डिक्शनरी मीनिंग तो मेजरमेंट से होता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अलग वे में बोलते हैं बच्चों। यहाँ डायमेंशन का ठीक है मेजरमेंट नहीं, थोड़ा कुछ और मतलब है। तो क्या है, पहले मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ बच्चों। अगर मैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन बोलूंगा तो हो सकता है आप कैसे क्लियर ना हो, तो पहले समझेंगे फिर हम फाइनली क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में जाने से पहले इस बात को समझता हूँ। तो डायमेंशन किसके लिखते हैं बच्चों, या तो हम डायमेंशन लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के, जो भी मैंने इससे पहले स्लाइड में लिखे, या डायमेंशन किसके लिखते हैं हम, किसी ड्राइव क्वांटिटी के।
फंडामेंटल के तो अभी आपने लिखे बच्चों, देखो पीछे स्लाइड में चलते हैं। ये डायमेंशन फॉर्मूले किसके हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के हैं। तो हम डायमेंशन फॉर्मूले या तो डायमेंशन हम या तो फंडामेंटल के लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, किसी ड्राइव क्वांटिटी के लिखेंगे। चलो हम बात करते हैं फंडामेंटल को, तो आप समझ गए। तो मान लीजिए मुझे किसके एक ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने हैं, तो कैसे लिखूंगा समझना बच्चों ध्यान से। तो कोई भी एक ड्राइव क्वांटिटी मान लीजिए, चलो एक बेसिक सी क्वांटिटी मान लेते हैं, सपोज मान लो स्पीड, ठीक है। पहले समझेंगे बच्चों, मैं लास्ट में एक प्रॉपर डेफिनेशन बोलूंगा, लेकिन उसमें जाने से पहले इसको पहले समझिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बोलने से हो सकता है कि आपको कुछ बातों में क्लैरिटी ना आए, लेकिन इसके बाद आपको डेफिनेशन जब बोलूंगा तो क्लियर होगा पूरा सब बातें। तो चलिए मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, स्पीड, ठीक है। स्पीड भी बच्चों एवरेज और इंस्टेंटेनियस बहुत टाइप की स्पीड होती है, वो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं सिंपल स्पीड बोल रहा हूँ, जो छोटी क्लासेस से हम लोग सीख रहे हैं। तो स्पीड क्या होता है, किसका रेशियो होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आपने कितनी डिस्टेंस, जैसे इन जनरल एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो स्पीड के लिए जैसे आप को क्या चाहिए होता है कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना, ड्यूरिंग मोशन, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपने कितना टाइम लिया, है ना, और उन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा? स्पीड के बराबर होगा। तो छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग ये। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक बच्चों। चलिए अब बात करते हैं। तो डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी लेंथ को, कोई छोटी बड़ी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बाकी डिस्टेंस को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करते हैं आगे के चैप्टर में, जब काइनेमेटिक्स में जाएंगे तो डिस्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, अभी अब उस डिटेल उसमें नहीं जा रहे। तो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, मोर और लेस कोई लेंथ होगी। और लेंथ के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, और लेंथ का अभी हमने पीछे बच्चों पढ़ा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। अभी डायमेंशन का मतलब मैं बताऊंगा बच्चा, और डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी इसके बाद पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करिए? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो मैंने डिस्टेंस की जगह एल लिख दिया बच्चों। अब नीचे क्या आ रहा है? अब नीचे तो सिंपल है, टाइम ही है। और अभी आपने देखा प्रीवियस उसमें कि टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिक्स करके लिख देता हूं। मींस टाइम को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं और लेंथ के साथ मिक्स करके लिख देता हूं। तो जब टाइम को ऊपर ले जाओगे तो टाइम की पावर कितनी आ जाएगी? -1, सो इट बिकम एल टी -1, ठीक बच्चों, ठीक है। तो देखो ये लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला था, ये टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला था, और लेंथ एंड टाइम के फॉर्मूले को मैंने मिक्स किया, तो किसका फॉर्मूला आ गया? ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आगे बच्चों स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल टी -1। और अगर आप इसको यूनिट के टर्म में लिखना चाहो तो लेंथ को आप लिखते हो मीटर, टाइम को लिखते हो सेकंड। तो आप इसकी यूनिट लिखोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी। चलिए हम यूनिट में नहीं जा रहे, फॉर्मूले की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? ये स्पीड का क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक ना। और देखो इस स्पीड के डायमेंशन फॉर्मूले में दो लोग आ रहे हैं बच्चों, लेंथ जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और दूसरा क्या आ रहा है? टाइम, जो भी क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मींस स्पीड एक क्या है? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और इस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में हम किन को यूज कर रहे हैं बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी से कुछ पावर लगा रहे हैं बच्चों। देखो यहां पर लेंथ की पावर कितनी है? कुछ लिखते तो पावर 1 होती है, अंडरस्टूड जानते हो। तो यहाँ लेंथ की पावर कितनी है? 1, और टाइम की पावर कितनी है बच्चों? -1, ठीक ना। फिर बोलो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिख रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, या आप उसको उसकी जैसे मतलब उसको अगर आप यूनिट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ना बच्चों, लेंथ इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड। ऐसे ही बोल सकते हो कि जब हम किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? उसकी यूनिट लिखते हैं। मैंने फॉर्मूले से यूनिट लिख दी बच्चों उसकी। तो जब हम किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं या फिर उसकी यूनिट लिख रहे हैं, तो हम देखो किन को यूज कर रहे हैं बच्चों? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, ने बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। और इन क्वांटिटी कुछ पावर लगा रहे हैं, जैसे लेंथ, ठीक है, एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम कुछ पावर लगा रहे हैं, जैसे लेंथ की पावर कितनी है? 1, टाइम की पावर कितनी है? -1।
तो इन्हीं पावर को, मतलब बेस क्वांटिटीज की जो आप पावर पुट कर रहे हो बच्चों, इन्हीं पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। मींस कोई आपसे पूछे कि स्पीड में लेंथ के डायमेंशन क्या है, तो 1 है बच्चों, लेंथ की पावर 1 है। और कोई आपसे बोले कि स्पीड में टाइम के डायमेंशन कितने हैं, तो टाइम का डायमेंशन कितना है बच्चों, -1। ठीक है, तो अब मैं डायमेंशन की एक डेफिनेशन बोल रहा हूं प्रॉपर, तो क्या बोलते हैं कि डायमेंशन, फिर जनरल वे में समझ लो, फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिख दूंगा। तो क्या बोलते हैं कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या उसकी यूनिट लिखते हैं, तो फॉर्मूले या यूनिट में हम किन को यूज करते हैं बच्चों, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करते हैं। और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो हम पावर लगाते हैं, इन्हीं पावर को क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशंस कहते हैं। तो एक बार मैं बोल रहा हूं, सुनना, तो क्या बोलते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस आर द पावर बाय विच fundamental quantities are raised, by which the fundamental quantities are raised in the dimensional formula or the unit of a derived physical quantity। ठीक है ना, मैं फिर बोल दूं एक बार लास्ट टाइम बच्चों से और क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या बोलते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर, किसकी पावर, ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और ये लिख कहां रहे हो, इन द डायमेंशनल फॉर्मूला और द यूनिट ऑफ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जब किसी ठीक है ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट लिख रहे हैं या उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो उसमें फंडामेंटल की जो पावर लगा रहे हैं, दोस पावर आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो मैं लिख दे रहा हूं बच्चों इस बात को, इस बात से आपको क्लियर हो जाएगा डायमेंशन के बारे में, क्योंकि टर्म बार बार यूज होगी बच्चा। तो क्या बोलते हैं कि डायमेंशंस आर दी पावर्स, डायमेंशंस आर दी पावर्स, डायमेंशंस आर दी पावर्स ऑफ, बेस भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं इनको, आर दी पावर्स ऑफ फंडामेंटल, आर दी पावर्स ऑफ फंडामेंटल physical quantities, are the powers of fundamental physical quantities है ना। तो डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन, और एक पावर कहां लगा रहे हो बच्चों, पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन द डायमेंशनल फॉर्मूला, in the dimensional formula और, या मैं ऐसा लिख दे रहा हूं स्लैश करके, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट, है ना, क्वांटिटीज इन द डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट ऑफ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल और बताया हूं। जैसे मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी, मैं कुछ ही मान लेता हूं, मान लो एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, मान लो हमें क्वांटिटी का नाम नहीं पता है, एक्स एक क्वांटिटी हमें दे रखी है, और मान लीजिए उसका फॉर्मूला दिया है ml² t की पावर -2, ऐसे लिख रहा हूं बच्चों में एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि जो क्वांटिटी x है, इस क्वांटिटी में मास के डायमेंशन बता दिए, तो मास की पावर कितनी बच्चों 1, तो मास के डायमेंशन कितने 1 है। फिर आपसे कोई पूछे कि लेंथ के डायमेंशन बता दिए, तो लेंथ की पावर कितनी है 2, तो क्या बोलेंगे कि x में लेंथ के डायमेंशन कितने 2। और फिर आपसे सिमिलरली कोई पूछे कि x में टाइम के डायमेंशन क्या है, तो x में टाइम की पावर कितनी बच्चों -2, तो x जो क्वांटिटी है उसमें टाइम के डायमेंशन कितने -2 है। तो इन पावर्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, मतलब बेस क्वांटिटी की पावर को क्या बोलते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो आई थिंक बच्चों समझ रहे होगे, ठीक है ना, इस बात से आपको डायमेंशन क्लियर हो गया। देखो ना, हम आगे डायमेंशन की बात करेंगे तो बेसिक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं बच्चों कि, चलो मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ इस स्लाइड को, ठीक है, मैं चलो प्रीवियस स्लाइड में भी आ जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आप इसको है ना
होल्ड कर दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा बच्चों, डायमेंशन पढ़ा, इसको भी नोट कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं किसकी, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखो डायमेंशन फॉर्मूला टर्म तो हम बार बार अभी बोल ही रहे थे बच्चों, लेकिन इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है। कोई आपसे बोले कि डिफाइन कर दीजिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। बाकी इस टर्म को तो हम यूज अभी हमने एक दो बार कर लिया ना बच्चों, चलो अब अच्छे से समझ जाओगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या होता है। चलिए जो बोल लीजिए कि मतलब है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसके लिए फिर पहले मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे तो आपको डेफिनेशन जब बोलूंगा तो उसको क्लियर रहेगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, चलो एक क्वांटिटी जैसे मैंने पीछे लिखा था बच्चों, पिछले उसमें जैसे मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है एक्स, और इसका मान लो फॉर्मूला है, जैसे मान लो कुछ ही मान लो, जैसे मान लो कि भाई इसका फॉर्मूला है एम एल टी की पावर, जैसे एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 है, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐसे ही एक फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो एक क्वांटिटी एक्स है और उस एक्स क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 है बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जो देखो ना, जो हमने कहा था कि हम डायमेंशन फॉर्मूले को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जितना पार्ट लिखा है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। और किसका है, एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूले को डिफाइन कैसे करेंगे, तो समझ बच्चों। तो कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, इसको देखकर क्या पता लग रहा है। तो इसको देखकर दो बातें पता लग रही है बच्चों। क्या पता लग रहा है, हमें क्वांटिटी का नाम तो नहीं पता है, मैंने एक्स लिखा है, बाकी भी आगे क्वांटिटी के नाम लिखेंगे बच्चों। तो इससे देखो दो बातें पता लग रही है। क्या पता लग रहा है कि जो एक्स क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी एक्स, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड। ये जो क्वांटिटी एक्स है तीन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास पर, तो मास एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, ठीक है। तो क्वांटिटी एक्स मास पर डिपेंड कर रही है, एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है। और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको देखकर ये पता लग रहा है कि जो एक्स एक कोई ड्राइव क्वांटिटी होगी, ये ड्राइव क्वांटिटी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करी, किस किस पर, मास पर, लेंथ पर, और किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम। तो ना बच्चों मैंने केल्विन लिखा ना मैंने एम्पियर लिखा है, तो ना ये करंट पर डिपेंड कर रही है, ना ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड, ठीक है। जैसे अभी आपने स्पीड का फॉर्मूला लिखा ना बच्चों पीछे, याद है अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला पीछे लिखा था, तो क्या आया, स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था, LT-1 आया था बच्चों, में पीछे आया था। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो स्पीड है एक ड्राइव क्वांटिटी है, और स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो इसका मतलब स्पीड लेंथ और किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। ऐसी बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे एक्स का नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि एक्स मास लेंथ और किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। एक तो ये बात पता लग रही है बच्चों। अच्छा एक बात और पता लग रही है, क्या पता लग रही है बच्चों, ये पता लग रहा है कि जो क्वांटिटी एक्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये बात मैं क्या देख के बोल रहा हूँ बच्चों, इसकी पावर 1 है ना। तो हम बोलेंगे एक्स मास के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लेंथ की पावर कितनी है, -1, तो इसका मतलब लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, क्योंकि पावर -1 है लेंथ की। और टाइम की पावर कितनी है, -2, तो टाइम के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये तो बोलेंगे स्क्वायर है ना, देखो टाइम की पावर -2 है, तो इसका मतलब एक्स टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक बच्चों। तो दो बातें पता लगी कि एक्स तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ मास टाइम, और मास के डायरेक्टली, लेंथ के इनवर्सली, और टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इससे हमारी डेफिनेशन बन जाती है बच्चों, क्या बनती है, तो पहले सिंपल वे में समझ लो, फिर मैं डेफिनेशन को लिख भी दूंगा। तो क्या बोलते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और कैसे डिपेंड कर रही है।
मतलब कौन कौन इन्वॉल्व है और कौन डायरेक्टली कौन इनवर्सली। जैसे ये स्पीड देखो क्या पता लग रहा है कि लेंथ एंड टाइम पर डिपेंड करती है और लेंथ के डायरेक्टली टाइम के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इंफॉर्मेशन किससे मिलती है हमें बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले से मिलती है। तो मैं एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूं जो मैंने बोला, ठीक है। मैं एक बार बोल दे रहा हूं, चलो पहले लिखने से पहले। तो क्या बोला मैंने कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। चलो तो इस बात को लिख देते हैं बच्चों, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला of a physical quantity dimensional formula of a physical quantity represent that how, कैसे और कौन कौन ना बच्चों, सॉरी, how and which of the physical quantities, which of the, ऐसे बोल लो fundamental physical quantities, how and which of the fundamental, how and which of the fundamental quantities are used, how and which of the fundamental quantities are used to represent that physical quantity, ठीक बच्चों। तो इस बात से आपको डायमेंशनल फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस पता लग गया होगा बच्चों, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, क्या बोला हमने कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट दैट हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ रहे बच्चों। तो ये किसका सिग्निफिकेंस है, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमको ये बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमको बताता है, ठीक बच्चों। अब एक टर्म और होती है कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, क्या डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। चलो मैं यहीं लिख देता हूं बच्चों। अब होता है कि टर्म डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन। इसको भी पहले बच्चों एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। समझ के लिखने में थोड़ा आसानी रहती है, मैं पहले लिख दूं, ठीक है, और बिना समझे लिखें तो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो पहले हम इसको समझ लेंगे, जब क्लियर हो जाएगा तो फिर इसको लिख भी देंगे ना, समझना मेन है बच्चों। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, इसे डायमेंशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इक्वेशन को एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों आप जानते हो कि किसी भी इक्वेशन में एक LHS होता है और एक क्या होता है RHS होता है। किसी भी इक्वेशन में एक LHS और क्या होता है RHS होता है, ठीक है, और उनके बीच में इक्वल साइन होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसका कुछ LHS होगा, क्या होगा, कुछ RHS होगा। तो कहते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम LHS में क्या लिखते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखते हैं, और RHS में क्या लिखते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलो मैं स्पीड वाला एग्जांपल ऊपर जो लिखा है बच्चों उसे यूज कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी हमने सीखा बच्चों पीछे, LT-1, ठीक है। तो बच्चों की इक्वेशन है ये, देखो मैंने इक्वेशन लिखी है
इस इक्वेशन के लेफ्ट में क्या लिखा है, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखा है, और उसके राइट में क्या लिखा है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम एक बार बता रहा हूं बच्चों। तो क्या बोलते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड बाय इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम एक फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर रहे हैं, उसके सामने क्या लिख रहे हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो चलो इसको भी हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों। तो क्या बोलते हैं, इट इज एन एक्सप्रेशन, it is an expression, it is an expression in which it is an expression in which a physical quantity in which a physical quantity in which a physical quantity is equated, in which a physical quantity is equated by its dimensional formula, by its dimensional formula। ठीक बच्चों, तो एक बार रीड कर देता हूं क्या बोला मैंने। इट इज एन एक्सप्रेशन, किसकी बात करें, डायमेंशनल इक्वेशन की डेफिनेशन की। तो इट इज एन इक्वेशन इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड बाय इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ रहे बच्चों? तो ये इन तीन टर्म के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि डायमेंशन का क्या मतलब है। तो एक बार इसको इससे समझ लेते हैं बच्चों। जैसे को बोले कि डायमेंशन क्या है, तो बोलेंगे लेंथ के डायमेंशन यहाँ पर 1 है, टाइम के डायमेंशन -1 है। बोले डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो आप स्पीड को हाइड करके इतने पार्ट को क्या बोलते हो, डायमेंशन फॉर्मूला। और इक्वेशन क्या है, तो पूरी इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि इन तीनों में क्या डिफरेंस, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या और डायमेंशनल इक्वेशन क्या। अच्छा एक बात बता दूं, जनरली जैसे बुक में ना कभी कभी चीजों को शॉर्ट बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं कि स्पीड के डायमेंशन बता दीजिए। अब देखो बच्चों, डायमेंशन स्पीड के नहीं होते हैं, है ना। डायमेंशन तो बेसिकली स्पीड में लेंथ एंड टाइम के हैं। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि स्पीड के डायमेंशन बता दीजिए, तो वो आपसे एक्चुअली डायमेंशन नहीं पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो शॉर्ट में बोल देते हैं बुक्स में, और हमारी भी हैबिट हो जाती है बोलते बोलते, तो हम लोग भी बाद में हो सकता है ऐसे ही बोले। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ स्पीड के डायमेंशन बता दिए, तो स्पीड का डायमेंशन ही किसकी बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले की, तो आप इसे LT माइनस बोलोगे। हाँ अगर मैं बोलूँ कि स्पीड में लेंथ के डायमेंशन बता दिए, तो फिर आप एक्चुअल डायमेंशन की बात, तो आप बोलोगे 1। और बोलो मैं स्पीड में टाइम के डायमेंशन बता दिए, तो फिर आप बोलोगे टाइम के डायमेंशन स्पीड में कितने, -1 है। ठीक है, तो जहां पर किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की बात करें, तो इसका मतलब वो डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो कुछ बातें बुक में शॉर्ट में बोली जाती है, और बोलते बोलते फिर हम लोग की भी हैबिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए। चलो बच्चों, ठीक है, तो आई थिंक ये तीनों बात आप समझ गए ना, कि डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो डायमेंशन में ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, और ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होता है डायमेंशन। ठीक है, तो देखो डायमेंशन के न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों ना, या डायमेंशन के न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक में जाने से पहले, मतलब आगे हम डायमेंशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और उन एप्लीकेशन में ज्यादातर आप डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चंस करोगे बच्चों। तो उनमें जाने से पहले, ठीक है, आप डायमेंशन की एप्लीकेशन या क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने आते होंगे, है ना। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने आते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने किसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत होती है ना, समझ गया आप। ठीक है, 9 से 10 से 11 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत है। और हायर टू हायर क्लास में जाओगे तो नई नई क्वांटिटी के बारे में जानते होगे। तो हर फॉर्मूले, हर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मतलब लिख पाना या याद करने वाला पॉसिबल नहीं है। वैसे भी फॉर्मूले को याद नहीं करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, तो लेकिन हम कुछ मेन क्वांटिटीज जिनका ज्यादा यूज होता है उनकी बात करेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो हम कुछ क्वांटिटीज की क्या लिख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक है ना। और क्योंकि देखो ये तो क्लास 11th का चैप्टर है बच्चों, और क्लास 11 का भी चैप्टर 1 है।
ठीक है ना। हाँ, तो अगर कॉम्पिटिटिव वाला बच्चा है, कोई नीट और जेई की बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तो चलो वो तो पास आउट वाले बच्चे हैं, तो वो 11वीं उन्होंने पढ़ा है, 12th पढ़ा है, तो वो हर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर 11वीं वाला बच्चा है और पहले चैप्टर में है, तो अभी पहले चैप्टर तक, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फॉर्मूले 11th वाले बच्चे नहीं जानते हो, तो इसमें ऐसा है कुछ फॉर्मूले ऐसे भी आएंगे बच्चों जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन डायमेंशन में उनका यूज होगा। हो सकता है कुछ फॉर्मूले ऐसे हो जो क्लास 12th में पढ़ो, लेकिन यहाँ पर हम उनको डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी उन फॉर्मूलों को थोड़ा समझना है बच्चों। हो सकता है कुछ फॉर्मूले में ऐसे लिखूं जो आप 11th वाले जो बच्चे हैं वो आगे जाके पढ़ें, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उनको ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। उनकी डिटेलिंग ना पता हो, लेकिन हाँ, जैसे कि मैं कोई भी क्वांटिटी बोलूंगा टॉर्क है, तो टॉर्क होता क्या है, अगर उस डिटेल में नहीं जाना चाहते तो इतना आपको पता नहीं कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस, अब फोर्स कौन सी, डिस्टेंस कौन सी, वो तो जब आप टॉपिक पढ़ोगे क्लास 11 के जो बच्चे, तो वो समझ ही जाओगे, ठीक है। तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों। तो हम बोल रहे हैं, अब क्या लिख रहे हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले, कुछ की बोल रहे हैं कि हर क्या लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले लिख रहे हैं बच्चों। तो डायमेंशनल फॉर्मूले डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, हर एक का तो अभी पॉसिबल नहीं कि लिख पाए, है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन मेन के लिखेंगे, इसलिए मैंने सम लिखा बच्चों। तो डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक बच्चों। चलो अभी जितने पॉसिबल होंगे थोड़े लिखेंगे, ठीक बच्चों। चलिए, तो हम सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखने जा रहे हैं, आप डायमेंशनल फॉर्मूले लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। चलो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाकी देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 के फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखे आज के पहले सबसे पहले टॉपिक में, तो आप जान ही रहे हो उन्हीं को, ठीक है। उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्मूले को यूज करके आपने ड्राइव के क्या लिखने, फॉर्मूले लिखने बच्चों, तो यूज उन्हीं का ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे एरिया, मैं बेसिक से आ रहा हूं थोड़ा सा आगे को बच्चों। एरिया, अब कोई बच्चा बोलेगा मैंने एरिया लिख दिया, लेकिन एरिया किसकी बात कर रहा हूं ये नहीं बोला, किसका एरिया, बोले रेक्टेंगल का एरिया है कि स्फीयर का सरफेस एरिया है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है ना, तो किस चीज का एरिया, या क्यूबॉइड का सरफेस एरिया किसका। तो बच्चों देखो, मैंने एरिया लिखा है, एरिया किसी का भी हो, एरिया किसी का भी, जो मैंने नाम लिख, एरिया किसी का भी हो, हर एरिया में लेंथ 2 टाइम्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। आप कोई भी एरिया चेक कर लो, कोई भी एरिया दिमाग में सोचो और चेक करो। जैसे मान लो बोले स्फीयर का सरफेस एरिया, तो कितना होता है 4πr², तो 4π तो कांस्टेंट है, किसका स्क्वायर कर रहे हो आप, आर का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। या कोई और सरफेस एरिया सोच ली, किसी का भी सरफेस एरिया सोच लीजिए बच्चों, हर एरिया में लेंथ 2 टाइम्स क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे लिए एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, मतलब डायमेंशन के बेस पर देखें तो एरिया का मतलब हमारे लिए क्या है बच्चों, लेंथ इंटू क्या, लेंथ, तो मींस लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ बोलो, लेंथ का स्क्वायर बोलो। जैसे हमेशा आप एरिया की यूनिट क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर, किसी का भी एरिया लिखो, लेकिन लास्ट में यूनिट तो आप मीटर स्क्वायर लिखते हो, इसका लेंथ का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो लेंथ इंटू लेंथ मतलब क्या, लेंथ का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। और मैंने एक चीज बोली बच्चों पीछे, हमेशा डायमेंशन फॉर्मूले को किस में लिखना है, कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक बच्चों। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसे वॉल्यूम। अगेन देखो बच्चों, जब मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं तो किसका वॉल्यूम, ये बात नहीं कर रहा हूं। तो अगेन जो बात एरिया के लिए मैंने बोली वही वॉल्यूम के लिए बच्चों, आप किसी का भी वॉल्यूम, कोई भी आप वॉल्यूम दिमाग में सोच लो, हर वॉल्यूम में लेंथ 3 टाइम्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। आप सोचो दिमाग में फॉर्मूले, ठीक है। हमेशा किसी भी वॉल्यूम में लेंथ क्या होगा बच्चों, 3 टाइम मल्टीप्लाई भी, मतलब लेंथ का, अब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना, सीधे लिख दे रहा हूं, लेंथ का क्यूब होता है, ठीक है। मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का क्यूब बोल लो, ठीक है। तो लेंथ का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमेशा हमने वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखना है बच्चों, एल क्यूब,
ठीक, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। फिर वॉल्यूम के हेल्प से क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेंसिटी ना, वॉल्यूम के हेल्प से आप क्या ले सकते हो, डेंसिटी। सब लोग बच्चे जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम का रेशियो होता है बच्चों। तो मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हम हर चीज को सिंपल में बोल रहे हैं, ज्यादा डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे बच्चों। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मास का डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपने लिखा बच्चों, m से रिप्रेजेंट करते हैं मास को, और वॉल्यूम का जस्ट ऊपर लिखा है, देखो क्या लिखा है, एल क्यू, ठीक है। तो इसको मिक्स करके लिख दीजिए तो क्या आ जाएगा, एल ऊपर चले जाएगा तो एम एल की पावर कितना, -3, समझ रहे बच्चों, एम एल की पावर -3, ठीक बच्चों। तो डेंसिटी का क्या हो गया, डायमेंशन। और देखो डायमेंशन फॉर्मूले से आप यूनिट भी ले सकते हो, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। जैसे मास को आप क्या लिखोगे, केजी, लेंथ को क्या मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब, तो यूनिट वगैरह तो आप जानते हो बच्चों, तो हम उसमें नहीं जा रहे। अच्छा ये तो गई डेंसिटी। एक और होती है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। चलो मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ। तो अब आता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होती है, और इसकी बात बच्चों फिजिक्स में भी होती है और केमिस्ट्री में, तो हर चीज की बात फिजिक्स केमिस्ट्री में होती है। तो ठीक है, इसको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। चलो मैंने रिलेटिव डेंसिटी लिखा है। तो इस डेंसिटी और इस डेंसिटी में क्या फर्क है, तो आगे से टर्म लिखा है बच्चों रिलेटिव। तो जब भी किसी चीज में रिलेटिव आए तो इसके अंदर आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो बच्चों। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसे बोलो, या तो कंपेयर करो या फिर कोई रेशियो निकाल रहे हो, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी किसी सब्सटेंस की होती है ना बच्चों, मैंने पूरा लिखा है, मैंने सिंपल डेंसिटी लिखा, तो इसे बोलते हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो रिलेटिव डेंसिटी हम किसकी निकालते हैं, किसी सब्सटेंस की निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, या बोल लो कि अगर आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर कर रहे हो, दोनों की बात है कहने का मतलब है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, रिलेटिव डेंसिटी। मींस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो को क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक बच्चों, ठीक है ना। तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को, मैंने सब्सटेंस का नाम ले लिया, कोई भी सब्सटेंस एक्स वाई जेड जो भी हो सकता है, को हमने किससे डिवाइड कर दिया, वाटर की डेंसिटी से। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब देखो डेंसिटी किसी की भी हो, चाहे किसी सब्सटेंस की हो चाहे वाटर की हो, न्यूमेरिक वैल्यू बदलेंगी, लेकिन क्या डेंसिटी की यूनिट बदल जाएगी बच्चों, क्या डायमेंशन फॉर्मूला बदलेगा, नहीं। जैसे एरिया किसी का भी हो, एरिया की मैग्नीट्यूड बदलेगा, लेकिन हमेशा आप डायमेंशन तो एल स्क्वायर या लेंथ मीटर स्क्वायर, सॉरी यूनिट मीटर स्क्वायर ही लिखोगे, ठीक है। तो देखो चाहे डेंसिटी सब्सटेंस की हो तो भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अभी ऊपर लिखा आपने ml-3, और नीचे क्या है, डेंसिटी है ना। तो सब्सटेंस बदल गया, वाटर है, तो सब्सटेंस बदलने से डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बदलेगा बच्चों। तो वाटर की डेंसिटी भी क्या लिखोगे, ml की पावर कितनी, -3, ठीक बच्चों। तो देखो ठीक है, सेम डायमेंशन कैंसिल आउट हो गए, m से m, l की पावर -3, m की -3। तो अगर इसको ऐसे भी कह सकते हो क्या, m की पावर 0 और l की पावर क्या होगी, 0, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर किसी फॉर्मूले में जितनी फिजिकल क्वांटिटी है और सबकी पावर क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्या बोलते हैं। और किसी फॉर्मूले में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सब फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबकी पावर 0 हो जाए, मतलब सबके डायमेंशन 0 हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशन लेस। तो ये क्या हो गई बच्चों, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस, ठीक बच्चों। तो रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इस बात से हमने क्या सीखा बच्चों, इसका मतलब जब भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का कहीं पर भी रेशियो आएगा, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी,
डायमेंशनलेस, क्योंकि जो डायमेंशन ऊपर आएंगे, मैंने कहा अगर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी है और उनका हम रेशियो लिख रहे हैं, तो जो डायमेंशन ऊपर आएंगे वो डायमेंशन नीचे आएंगे, तो डायमेंशन डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यही क्वांटिटी, आगे बहुत सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल इसकी एक बात है। ठीक बच्चों, तो रिलेटिव डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस पे क्वेश्चन वगैरह जैसे ना आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वैसे आ जाते हैं कि नेम एनी डायमेंशनलेस क्वांटिटी या नेम एनी टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे एक नाम हमको ये मिल गया, आगे भी बहुत से नाम मिलेंगे डायमेंशनलेस के बारे में। ठीक बच्चों, चलो एक क्वांटिटी इधर और लिख देते हैं। चलो, तो इनिशियली मैं मैकेनिक्स के फॉर्मूले ज्यादा यूज कर रहा हूँ जो क्लास 11 फिर थोड़ा थोड़ा मतलब 12th वाले पार्ट के भी फॉर्मूले लिखेंगे बच्चों। फिर आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी के बाद जैसे स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी। देखो डायमेंशनली वैसे स्पीड वेलोसिटी स्केलर वेक्टर होते हैं, इनमें बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन दोनों के डायमेंशन फॉर्म में डायमेंशनली दोनों का मतलब सेम होता है, सिग्निफिकेंस सेम होता है। तो डायमेंशन स्पीड के हमने पीछे लिखे बच्चों, तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर एज वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हो। तो डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है बच्चों, उनके वैसे सिग्निफिकेंस अलग है, वो अलग बात है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अभी स्पीड के हिसाब से लिख रहा हूँ, या आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो, वेलोसिटी के टर्म में लिखना चाहो। चलिए हम डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने पीछे भी लिखा था बच्चों अभी, तो डिस्टेंस हो गई एल, टाइम हो गया कितना टी। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस क्या 1, सॉरी बच्चों, कितना हो गया एल टी माइनस 1। ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बच्चों एल टी माइनस 1। अच्छा, अब आप स्पीड का फॉर्मूला जान गए, तो स्पीड के हेल्प से हम क्या ले सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हम उसमें नहीं जा रहे बच्चों, हम सिंपल वे में बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं इसको भी होल्ड कर रहा हूँ बच्चों, स्क्रीन को, अगर आप नोट करना चाहते हो। ठीक है, चलो थोड़ी क्वांटिटी के फॉर्मूले और लिख देते हैं बच्चों ना। ठीक है, थोड़े से फॉर्मूले और लिख रहे हैं, चलो अभी और तो हमारे 5 हो गए आई थिंक, पीछे हमने अभी तक 5 फॉर्मूले लिख दिए ना बच्चों। बाकी नंबर का ऐसा कुछ नहीं बच्चों, तब भी हम एक नंबर फॉलो कर लेते हैं, याद रहे कितने फॉर्मूले हमने लिख दिए। अब बात कर लेते हैं, चलिए से मैंने कहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो बच्चों क्लास 11 में, बाकी ये तो 9 से जानते हो इन बातों को। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, सिंपल वे में लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी का चेंज भी वेलोसिटी होता है ना। तो हम सिंपल वे में लिख रहे हैं डायमेंशन की बनाने के लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा आपने, कितना होता है बच्चों एल टी माइनस 1, और टाइम का कितना होता है टी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है इसको मिक्स कर दो, ये कितना हो जाएगा एल टी की पावर -2। समझ रहे बच्चों, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला ये मिल गया आपको। चलो अब हम क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जान गए, तो मैं पहले जो रिलेटेड फॉर्मूले वो लिख रहा हूँ बच्चों। एक्सेलरेशन के हेल्प से आप फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हो बच्चों। न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला आपने 9 में पढ़ा होगा बच्चों, F इज इक्वल टू ma। वैसे एक्चुअल न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है आप क्लास 11 में लॉज ऑफ मोशन में आगे पढ़ोगे। फिलहाल तो मैं सिंपल, मैं बार बार आपसे बोलूँ सिंपल वे में जा रहे हैं अभी, ज्यादा है ना डेफिनेशन वगैरह में नहीं जा रहे चीजों की। अब बात करते हैं फोर्स का फॉर्मूला, तो होता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने मास को m और एक्सेलरेशन ए लिख दिया शॉर्ट में बच्चों। मास का फॉर्मूला जानते हो बच्चों m, और एक्सेलरेशन ऊपर ही लिखा है, देखो कितना आ गया एल टी माइनस 2। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन हो गया, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, एल टी की पावर -2 मिक्स कर दीजिए, तो कितना हो गया एम एल टी की पावर -2। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले बच्चों, देखो मैं ये नहीं बोला कि हर फॉर्मूला आपने याद करना है, उसको बनाने का मेथड सीखना है, लेकिन कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए कन्वीनियंस के लिए। तो फोर्स वगैरह के फॉर्मूले याद रखिए, क्योंकि फोर्स के हेल्प से और बहुत से फॉर्मूले बच्चों ड्राइव होते हैं। तो फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी, इनके फॉर्मूले याद रखिए, कोशिश करिए याद रहे, अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं, देखो आप फोर्स मिल गया बच्चों, तो फोर्स से क्या निकाल सकते हैं, वर्क होता है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्क।
तो वर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला अभी देखो हमने ऊपर ही लिखा बच्चों, एम एल टी की पावर -2, और डिस्टेंस का फॉर्मूला एल, डिस्टेंस तो बेसिक फॉर्मूला है, तो कितना हो गया एल इंटू एल का क्या हो गया स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों एम एल की पावर 2 टी की पावर कितना -2। और एक बात और याद रखो बच्चों, कहते हैं ना कि वर्क एंड एनर्जी है ना एक ही होते हैं, मतलब कभी वर्क एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कभी एनर्जी वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वर्क एंड एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही होता है बच्चों, तो मैं वर्क के नीचे ब्रैकेट से मैं एनर्जी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी एक ही बात होती है, तो मैं इसके नीचे से एनर्जी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क की फॉर्म ऐसे बोल लो। चलो थोड़े से और फॉर्म लिखते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, है ना। देखो वर्क से अब आप क्या बना सकते हो बच्चों, पावर। देखो पावर भी मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रिक पावर भी होती है। 10th में आप इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हो, 12th में इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हो, और 11th में आप मैकेनिकल पावर पढ़ते हो। खैर मैकेनिकल पावर हो, इलेक्ट्रिक पावर हो, पावर वर्क अपॉन टाइम होती है। तो हम अभी सिंपल में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल नहीं लिख रहे हैं बच्चों। अब आते हैं पावर। पावर, तो पावर को क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बच्चों, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला अभी आपने लिखा बच्चों कितना, ml स्क्वायर टी की पावर -2। और कोशिश करिए कि एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला भी याद रखिए बच्चों। और सॉरी, ठीक है। और टाइम कितना हो गया बच्चों, टी, ठीक है। तो टाइम को ऊपर ले जाइएगा, तो क्या देगा इसका फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी की पावर कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना। टाइम नीचे टाइम ऊपर जाएगा, टाइम की पावर -1 -2 -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक, तो ये देखो ये इतना हमने एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये जो एनर्जी पावर, ये सब आपस में रिलेट कर रहे थे, तो मैंने रिलेटेड वाले फॉर्मूले लिख दिए। चलो और लिखते हैं कुछ फॉर्मूले। जैसे अब एक फॉर्मूला आता है बच्चों, जैसे प्रेशर। क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम लिख रहे हैं बच्चों, ये तो क्लास 11 का चैप्टर 1 है ना। आगे सब बातें आपने पढ़नी है बच्चों, पहले मैं जो भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ वही जो आप क्लास 11 में आगे पढ़ोगे, ठीक है। बाकी तो छोटी क्लास से ही पढ़ रहे हो बच्चों प्रेशर वगैरह। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब प्रेशर क्या होता है, बहुत सी डिटेल है इसमें, वो बाद में की बात जब चैप्टर्स में आगे देखेंगे। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है बच्चों, एम एल टी की पावर -2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, और नीचे एरिया। सबसे पहला फॉर्मूला ने एरिया का लिखा बच्चों, क्या, एल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एल से न्यूमरेटर वाले एल से डिनोमिनेटर वाले एल का एक पावर कट जाएगी, तो एल की पावर पर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। तो कितना रहेगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ठीक बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला हो गया आपका, प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, ठीक बच्चों। चलो कुछ फॉर्मूले और लिख के, ठीक है, फिर हम सोच रहे हैं बच्चों कुछ फॉर्मूले फिर आगे के लेक्चर में लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी फॉर्मूले हैं, ठीक है, मतलब लेक्चर ना हो जाए। चलो चलो मैं कुछ फॉर्मूले और लिख देता हूँ, ठीक बच्चों। चलो अब हमने कितने 10 फॉर्मूले हो गए ना आई थिंक। चलो कुछ 5 और 6, 5 फॉर्मूले सोच रहे हैं और लिख देते हैं ना। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, ठीक है। जैसे आपने एक टर्म पढ़ी होगी बच्चों क्लास 9th में, एक चीज़ पढ़ी होगी लीनियर मोमेंटम, 9 में होता है शायद ये, लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। याद है आपने इसको, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9 में, P इज इक्वल टू M इंटू वी। तो P को हम क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम। मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में आगे से। तो लीनियर मोमेंटम को P से लिखते हैं, और बच्चों किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, बस, ठीक है। इससे आप इसका फॉर्मूला बना लीजिए। तो मास को क्या लिखते हैं बच्चों हम, M, मैं सीधे मिक्स करके लिख दे रहा हूँ, मास, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, LT - 1, ठीक बच्चों। तो लीनियर मोमेंटम, और एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है बच्चों, रोटेशन मैकेनिक्स चैप्टर होता है क्लास 11 में, उसमें एक एंगुलर मोमेंटम भी आता है, वो आगे उसकी थोड़ी बात करेंगे। चलिए फिलहाल तो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं
कितना होता है mlt -1। फिर एक टर्म होती है बच्चों इम्पल्स, होता है फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स, ठीक है। इसको किसी बुक में आई, किसी बुक में जे से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो हम आई से लिख देते हैं बच्चा। इम्पल्स भी थोड़ा क्लास 9th में आपने इम्पल्स के बारे में पढ़ा होगा, बाकी क्लास 11 में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में इम्पल्स मोमेंटम ये सब वहां पढ़ोगे बच्चों। तो मैं थोड़ी सी छोटी सी बात बोल देता हूँ। कहते हैं कि इम्पल्स किसे कहते हैं, एक लार्ज फोर्स का एक शॉर्ट टाइम में जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को, उस फोर्स का क्या बोलते हैं, ऐसी फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, है ना। क्या बोला मैंने, फिर बोल देना मैं, किसी भी लार्ज फोर्स का एक शॉर्ट टाइम में जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को इम्पल्स कहते हैं, और ऐसी फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और इम्पल्सिव फोर्स करती क्या है बच्चों, बेसिकली जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे और फोर्स का इफेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका क्या चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो इम्पल्स लगाने से ऑब्जेक्ट की क्या चेंज होता है, मोमेंटम। इसकी डिटेल आप लॉज ऑफ मोशन में पढ़ोगे, तो अभी हम उस लंबी डिटेल में नहीं जा रहे। अभी फिलहाल ऐसे याद रखो बच्चों कि फोर्स का इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अभी आप ऐसे मेनली ध्यान करो, जब इन चीजों को डिटेल में पढ़ लोगे तो फिर आप ठीक है ये चीज जानते होगे। आगे के चैप्टर्स में आता है फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो बच्चों, क्या था, mlt -2 और इनटू क्या, टी हो गया। तो मिक्स करके लिख दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, m l t की पावर कितना, -1। ठीक बच्चों। तो देखो एक चीज देखो, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा, देखो इसका फॉर्मूला भी क्या है, mlt -1, और इसका फॉर्मूला भी क्या है, mlt -1। ठीक है, तो मतलब इम्पल्स और मोमेंटम का फॉर्मूला सेम, इसमें एक रिलेशन भी होती है, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वगैरह पूछे आते हैं, जैसे जेई और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन में ऐसे दो दो क्वांटिटी के पेयर दिए होंगे, और पूछेगा, कभी पूछेगा कि बताओ किन के डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो आपने वो पेयर पहचानने होंगे, या बोलेगा किसके डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो इस पे बेस क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वांटिटी के नाम भी याद रखिए जिनके डायमेंशन क्या हो, सेम। ठीक है, जैसे इम्पल्स मोमेंटम एक पेयर है, वर्क एनर्जी एक पेयर है, आगे और भी पेयर आएंगे बच्चों। चलिए अच्छा बच्चों सॉरी, ये था 12 नंबर, मैंने नंबर गलत डाल दिया। चलो जल्दी से 2-3 फॉर्मूले और बात कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं हाँ, अब बात करते हैं बच्चों, एक चैप्टर आएगा आपका क्लास 11 में, एक चैप्टर होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो उसमें एक टॉपिक पढ़ोगे टॉर्क। क्या टॉपिक पढ़ोगे, टॉर्क। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ टॉर्क। अभी फिलहाल टॉर्क एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है बच्चों, अभी फिलहाल हम उस टॉपिक के अंदर को नहीं जा रहे। टॉर्क इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, एक फोर्स के रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है बच्चों, अभी इतना ध्यान करो बस। इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। फिलहाल तो इसका फॉर्मूला, अच्छा, इस टॉर्क को टाउ साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं बच्चे, टाउ, TAU, टाउ ऐसे बोलते हैं इसको, बनाते हैं ऐसे। और ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी कौन सी फोर्स है, कौन सी डिस्टेंस है, जब टॉर्क टॉपिक आप पढ़ोगे तो इसकी डिटेल आप पढ़ लोगे। फिलहाल इसे याद रखो, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस है। ठीक बच्चों, तो ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mlt की पावर -2। देखो फोर्स का बार बार यूज हो रहा है बच्चे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए। और डिस्टेंस हो गई l, तो क्या आ गया, m l² t की पावर -2। और देखो अच्छा, ये ऐसा किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्क। देखो वर्क में भी लिखते हैं ना फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं बच्चों, वो आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आएंगे। फिलहाल एक पेयर हमको और मिल गया बच्चों, क्या, एनर्जी या वर्क बोल लीजिए। तो एनर्जी, वर्क एंड टॉर्क, इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है बच्चों, सेम। नेक्स्ट चलते हैं, 14th नंबर में चलते हैं बच्चों। आज हम सोचेंगे 15 फॉर्मूले 15 तक लिख लें, फिर आगे अगले साइड में इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बहुत फॉर्मूले बच्चों लंबा हो जाएगा आपका लेक्चर। ठीक है, चलो एक दो फॉर्मूले और लिख देते हैं। अब एक टॉपिक इसी चैप्टर, जो जिस चैप्टर में आप टॉर्क पढ़ोगे, इसमें एक चीज पढ़ोगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब
इसकी भी डिटेल आप बच्चों आगे ही चैप्टर में पढ़ोगे जब ये चैप्टर आएगा, क्योंकि इनका यूज ना एक्चुअली हम इसको अभी पढ़ क्यों रहे, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ोगे चाहे आगे, लेकिन अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन में ये यूज होंगे, तो अभी फिलहाल इसके लिए आपने याद रखना है इनको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे के चैप्टर का एक टॉपिक है क्लास 11 के, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी बात याद रखो, इसको याद रखना आसान है बच्चे, होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस कहाँ से आती है, क्या होता है, इसमें अभी हम बच्चों इस बात में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। जब चैप्टर्स में आगे पढ़ोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, सिंपल हो गया, कितना मास हो गया m, डिस्टेंस हो गई l, तो कितना हो गया ml स्क्वायर, ठीक बच्चों, ठीक। तो इसका फॉर्मूला हो गया m इंटू एल स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलो एक फॉर्मूला मैं सोच रहा हूँ और लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। आज हमारे 15 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अगली स्लाइड में यहीं से फिर कंटिन्यू कर लेंगे आगे के, है ना, फॉर्मूले। चलो एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, एक होता है बच्चों जैसे सरफेस टेंशन, मैं वो फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ जो ज्यादा यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में डायमेंशन के। तो एक और एक फॉर्मूला आपको दिखेगा बहुत, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो क्लास 11th वालों के लिए ये एक नई बात है जो क्लास 11th के, बाकी जेई नीट वाले जो बच्चे पासवर्ड वाले वो जानते हैं सब बच्चे सरफेस टेंशन। तो मैं क्लास 11 वाले बच्चों को बता देता हूँ कि ये टॉपिक बच्चों एक क्लास 11 में सेकेंड एनसीईआरटी में है ना, एक चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो उस चैप्टर में सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सरफेस टेंशन एक बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सी बातें होती हैं। तो फिलहाल तो इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ बच्चों, सरफेस टेंशन को कहीं कहीं पर सिग्मा से भी लिखते हैं, कहीं एस से भी लिखते हैं, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जैसा दिया हुआ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग मतलब बोलेंगे सरफेस टेंशन, लेकिन खाली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो सरफेस टेंशन, ठीक है, तो डिटेल इसकी आगे पढ़ोगे, फिलहाल सरफेस टेंशन को ऐसे याद रखो बच्चों, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, है ना। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अभी फोर्स क्या होती है, लेंथ क्या होती है, ये तो जब सरफेस टेंशन टॉपिक पढ़ोगे तब आप समझ लोगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों mlt की पावर -2 और लेंथ हुई बच्चों l, ठीक है ना। तो लेंथ से लेंथ क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा बच्चों फॉर्मूला, एल कट गया, mt की पावर -2, ठीक बच्चों। तो ठीक है, तो सरफेस टेंशन के बारे में इतनी बात याद रखिए, क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ और फॉर्मूला एम टी। देखो आपने फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं याद करने बच्चों, डायरेक्ट याद करोगे टाइमिंग होते हैं भूल जाओगे। मेन क्या याद रखो, जैसे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मत याद रखो, ये याद रखो, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला मत याद रखो, सरफेस टेंशन याद रखो, फोर्स अपॉन लेंथ को कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में। टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है, क्या देखना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी फॉर्मूला कभी भी बना लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे हो सकता है कभी आप, है ना, ऐसी चीज याद रखो, टाइमिंग होती है चीजें, फिर आप हो सकता है किसी ने भूल जाओ। लेकिन अगर आपने ये बात एक बार याद कर ली, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है ये बात, तो फिर आप कभी भी फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि होता है ना फिर फॉर्मूले याद रखोगे सब फॉर्मूले आपको एक जैसे लिखेंगे, तो ऐसा ना कि मिक्सअप हो जाए सब। और ये बातें तो याद रख सकते हो बच्चों, तो फॉर्मूले से ज्यादा इन बातों को ध्यान करो, इससे फॉर्मूले आप कभी भी बना सकते हो, भूल जाओगे, ठीक बच्चों। तो कितनी क्वांटिटी के फॉर्मूले हमने लिख दिए, चलो हम लास्ट लाइन में फिर आ जाते हैं, ठीक बच्चों। तो हमने इतने फॉर्मूले आज लिखे ना, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। तो थोड़ा मैं होल्ड कर देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसके बाद हमने सॉरी फिर हमने इधर कुछ फॉर्मूले लिखे, 5 फॉर्मूले इस साइड में हमने लिखे, ठीक है, देखिए फिर हमने 5 फॉर्मूले थोड़े इधर भी लिखे। तो टोटल आज हमने कितने फॉर्मूले लिखे बच्चों, 15 फॉर्मूले लिखे। फॉर्मूले बहुत से हैं, मतलब ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, अगर लिखते रहे तो फिर मतलब 3-4 घंटे भी के भी कम पड़ जाएंगे, इनको हम लिखते रह जाएंगे बच्चों, इतनी क्वांटिटीज होती हैं। खैर हम इतनी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो क्वांटिटी लिखेंगे जो न्यूमेरिकल में यूज होंगी। कुछ मैं क्लास 12th में, है ना, के फॉर्मूले भी लिखूंगा बच्चों, ठीक है, जो नीट जेई की प्रिपरेशन करें तो उनको तो क्लास 12th के फॉर्मूले भी चाहिए बच्चों ना, तो हम वो भी पढ़ेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं बच्चों, क्योंकि अभी फॉर्मूले बहुत हैं, ठीक है। तो फिर मैं सब फॉर्मूले लिखूंगा तो काफ़ी लंबा आपका लेक्चर ना हो जाए, तो आज हम इसको एंड कर रहे हैं। तो मुझे याद है कि आज हमने 15 फॉर्मूले लिख दिए हैं, ठीक बच्चों। तो हमने 15 फॉर्मूले लिख दिए, तो हम इसके बाद
है ना। आगे के और भी कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो यूज होते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज हम लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है, यूजफुल है हर चीज़। और क्या नाम कहते हैं, अपने दोस्तों से कहो कि वो आगे उनके कोई जानने वाले हों, ठीक है, तो उनको आप फॉरवर्ड करो, आपके कोई बच्चे है ना, कोई रिलेटिव्स हो या किन बच्चों को जानते हो, ठीक है, तो उनको बच्चों ये आगे कहीं किसी और सिटी में रहते हो बच्चों, उनको है ना फॉरवर्ड करो, इनको शेयर करो बच्चों, और उन बच्चों को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब से क्या होता है कि आपको एक क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना, वीडियोस में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको हर लेक्चर मिलेगा, तो पीछे के लेक्चर भी बच्चों देखो बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के हम इसको यहीं एंड करते हैं, फिर लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर आज यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।